नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मॉकड्रिल होनी है आज। पूरे देश में युद्ध का माहौल है। पाकिस्तान समझ गया है कि इस बार भारत थोड़े ज्यादा गुस्से में है, तो पाकिस्तान के अंदर मीटिंगों का दौर जारी है। पूरी दुनिया की निगाह भारत और पाकिस्तान पर आकर टिक गई है। दुनिया चाहती है युद्ध ना हो, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा है। ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, इस तमाम युद्ध देखे हैं। हर जगह पे देखा है कि तबाही और तबाही है। लेकिन भारत भी जानता है कि जो आतंकी, पाकिस्तान समर्थित आतंकी भारत में घुसे, बेगुनाहों को मारा, उनका हिसाब किताब करना भी जरूरी है। लेकिन ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसका अंजाम क्या होगा, भारत के पास क्या क्या तैयारी है, इन तमाम विषयों पे हमने अभय दुबे जी से बात की। अभय दुबे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारा अनुभव रखते हैं। उन्होंने युद्धों को भी करीब से देखा है, लिखा भी है। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। ये यूपी का है, क्योंकि नेशनल चैनल हमारा बंद है। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तब तक नेशनल चैनल भारत में बंद है, दुनिया में देखा जा रहा है। आप 4 PM यूपी को अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। पूरा देश लगभग इस समय युद्ध वाले मोड में आ गया है। सबको लग रहा है कि अब शायद कुछ ना कुछ बड़ा काम होने जा रहा है। सरकार ने मॉक ड्रिल की घोषणा करी है और 244 जिलों में जो अभी तक सूचना आई है उसमें मॉक ड्रिल होगा। उत्तर प्रदेश के 30 जिले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम हर जिले में मॉक ड्रिल कराएंगे। टीवी चैनलों पर लगातार मॉक ड्रिल की खबरें चल रही हैं। कुछ टीवी चैनलों ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े दिखा दिए हैं कि पाकिस्तान के ये 4 टुकड़े हो जाएंगे, ये बलूचिस्तान बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ अतिशयोक्ति की खबर है। लेकिन युद्ध के स्थिति में एक तनाव है। मेरे पास कई सारे फोन आए कि मॉक ड्रिल कल होनी है, हमारी फ्लाइट तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, हमें क्या करना है। लोग कंफ्यूज हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मॉक ड्रिल कब होती है, क्यों होती है, क्या कारण होते हैं, क्या युद्ध जब घोषित हो जाता है तब मॉक ड्रिल होती है। तो क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में अब आर पार का टाइम आ गया, पाकिस्तान को समझ में आएगा कि आतंकी पालने का मतलब क्या होता है, भारत से लड़ने का मतलब क्या होता है। ये जो छुपा छुपा वाला जो युद्ध कर रही थी पाकिस्तान, आतंकी भी बेच के, क्या अब पाकिस्तान को लगेगा गलती कर गए। इस मॉक ड्रिल का मतलब क्या है, क्यों करा रही होगी सरकार, समझाइए कुछ। संजय जी, मैं आप लोगों से उम्र में थोड़ा वरिष्ठ हूँ और जब मैं बहुत छोटा था, काफी छोटा था, मेरी उम्र 10 साल से भी कम थी, तो मैंने देखा था कि 1965 के युद्ध में किस तरीके से इस प्रकार की ड्रिल्स हुई थी। क्योंकि अंदेशा होता था कि हवाई हमला हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए इस तरह के अभ्यास जनता को कराए जाते थे। उसके बाद 71 का युद्ध हुआ, उस वक्त भी सायरन बजता था, अंधेरा हो जाता था, इस प्रकार के अभ्यास होते थे। लेकिन उसके बाद से देश में कभी कोई ऐसी नौबत नहीं आई जिसमें मॉक ड्रिल हो सके। यहाँ तक कि जब कारगिल युद्ध हुआ उसमें भी किसी किस्म की कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। इसके बाद में आतंकवादी हमले के जवाब में जब उड़ी स्ट्राइक हुई, उसमें भी कोई, उसके पहले भी कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। उसके बाद आतंकवादी हमले, पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसमें भी कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। इस बार मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। तो इसका संदेश जनता को संदेश ये दिया जा रहा है कि भारत जब पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करेगा तो बदले में पाकिस्तान भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए हम लोगों को अभ्यास कर लेना चाहिए कि उस हमले से आम जनता, नागरिक लोग अपने आप को, अपना बचाव किस तरीके से करेंगे, उसकी बचाव की विधियां क्या होती हैं, बत्ती बुझा दी जाती है, जब सायरन बजे तो कहाँ छिपना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब मॉक ड्रिल के आमतौर पर हिस्से होते हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं। और मॉक ड्रिल का मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी ट्रेनें कैंसिल हो जाएंगी या हवाई जहाज फ्लाइटें कैंसिल हो जाएंगी। जो लोग ये इस तरह की शंका उठा रहे हैं और चिंतित हैं कि उनकी यात्रा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उन्हें अपनी सामान्य बुद्धि की जांच भी करनी चाहिए कि वो इतना भी नहीं अगर जानते हैं और हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं, ट्रेनों में सफर करने जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मेरा मानना यह है कि पूरा मीडिया, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जो व्यापारिक
खबरी चैनल हैं, वो खबरी चैनल एक ही चीज की पुकार लगा रहे हैं 22 तारीख के बाद से, जिसको संस्कृत में कहते हैं युद्धम देही, युद्धम देही। युद्ध की मांग कर रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई टिप्पणीकार एंकर या एंकरनियों के सामने ये सुझाव भी दे देता है कि भाई युद्ध की आवश्यकता नहीं है, या युद्ध होने से भारत अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में फंस सकता है, बड़ी समस्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हमारी पीछे चली जाएगी, तो एंकर और एंकरनियां नाराज हो जाती हैं उससे। वो कहती है इन सब बातों से हम बाद में निपटेंगे, पहले हमें पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना है, पहले युद्ध होना चाहिए। और उन्हें पता है, उनको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय सेनाएं पाकिस्तान का मुंह कुचल देंगी, मुंह तोड़ देंगी पाकिस्तान का। और मुंह तोड़ जवाब, ये तो एक ऐसी बात हो गई है, इसको कम से कम 22 तारीख के बाद से 1 लाख बार कहा जा चुका होगा, मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब। ये पूरा माहौल बना हुआ है। यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी टीवी के ऊपर अपने बयान में कह चुके हैं कि जो जनता चाहती है वही होगा। जनता क्या चाहती है उसकी आवाज टीवी से निकल रही है। जनता से तो किसी ने पूछा नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई सर्वे किया गया हो कि भाई आप युद्ध चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जनता की मांग पे तो युद्ध होते नहीं है। कोई ये क्रिकेट के मैदान में लगाया जाने वाला छक्का थोड़ी ना है कि जनता की मांग पे सलीम दुर्रानी ने छक्का मार दिया है, या जनता की मांग पे गाया जाने वाला हम जनता की मांग की है, हम गाने को 3 बार गाएंगे। ये वो मसला थोड़ी ना कि मंच पे कलाकार खड़ा हुआ है, जनता बार बार मांग कर रही है और कलाकार लगातार गाने गा रहा है, या फिल्म स्टार खड़ा हुआ है और बार बार अपने डायलॉग बोल रहा है कि कालिया अब तेरा क्या होगा। तो ये जो पूरा माहौल बनाया गया है कि जनता की मांग पर युद्ध का आयोजन होगा। आप सोचिए मतलब कि किस तरह की राजनीति सार्वजनिक जीवन में की जा रही है। मॉक ड्रिल जो है वो उस चीज को और ज्यादा पुष्ट कर रही है, इस माहौल को। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में हो ये रहा है, मेरी अपनी समझ ये है कि सरकार के हाथ बनते जा रहे हैं। युद्ध जैसी बड़ी और व्यापक कार्रवाई को अंजाम दिए बिना, उससे कुछ कम किए बिना, उससे कुछ कम अगर कम न किए बिना सरकार जनता के सामने जवाबदेह कैसे होगी? एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है। क्या ऐसा माहौल बनना उचित है? प्रश्न इस बात का है, क्या ऐसा माहौल बनना उचित है? अच्छा, जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये बताती हैं, खुद जैसे बड़े बड़े सुरक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर दास जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो मैंने आपके सामने बात रखी भी थी कि प्रधानमंत्री ने 4 तरह के लक्ष्य दिए। एक लक्ष्य यह है कि आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना है, आतंकवादियों संगठनों के जो कमांडर हैं, सरगना है, उनको खत्म करना है, आईएसआई का मुंह तोड़ देना है, उसको जवाब देना है, और साथ में जो सेना अध्यक्ष मुनीर है पाकिस्तान के, उनको सबक सिखाना है। ये 4 लक्ष्य लेफ्टिनेंट जनरल शंकर दास ने हम लोगों के सामने पेश किए, और उन्होंने कहा है कि इस काम में बड़ा युद्ध करने की बजाय आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, जो अभी प्रचलित हुई है, जिसका एक तरह से इजराइल ने भी मुजाहिरा किया है, उसका इस्तेमाल करके ये 4 लक्ष्य भेजे जा सकते हैं। यानी इसके लिए थल सेनाएं मार्च करें पाकिस्तान में, और भारतीय विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस जाएं, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करें, ये सब इसके लिए जरूरी नहीं है। उनका कहना ये है इस तरीके से हो सकता है ये। अच्छा, अगर ये इस तरीके से 4 लक्ष्यों को, अगर उनकी बात को भी एक बार सही मान लें, भाई मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, रक्षा विशेषज्ञ से बात करके मैं समझ बनाने की कोशिश करता हूं, अगर ये सब हो सकता है तब फिर इन सब कामों की क्या जरूरत है? तब फिर ये लगातार जो गोदी मीडिया के एंकरनियां हैं, ये लगातार जो कह रहे हैं युद्धम देही, युद्धम देही, युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, इसका फिर क्या मतलब रह जाता है? ये अपने आप में एक पहेली है कि पाकिस्तान के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा किए बिना और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, वास्तव में मैं इसको मानता हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से बेपरवाह होकर क्या ये जो जनता के बीच में माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल के आधार पर जनता की बेहद मांग पर कोई फिल्म थोड़ा लगानी है सिनेमा हॉल में दोबारा, ये कोई मुगले आजम का रीरन थोड़ी ना हो रहा है।
जनता की बेहद मांग पे मुगले आजम अब फिर चलाई जाती है, ऐसा ये थोड़ी ना है इसमें। इसके लिए जो ये जो राजनीति हो रही है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और मेरा मानना है कि कई तरीके से ये राष्ट्र हितों के अनुकूल नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि जनमानस इतने गुस्से में है। हमारे साथियों की 26 लोगों की मौत हुई है, आतंकियों ने मारा है उनको। हर इंसान चाहता है कि इस बार पाकिस्तान को घुस के उसका सबक सिखाया जाए, उसकी उसकी हैसियत बताई जाए कि तुम्हारी हैसियत क्या है, उन आतंकियों को सबक सिखाया जाए। तो जब जन भावना इतनी उफान पर है, एक एक आदमी चाह रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, तो फिर सरकार के भी तो हाथ बंधे हुए, सरकार क्या करे इन परिस्थितियों में, नहीं वो नहीं करे तो। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, मैं तो आपकी बात को दोहरा रहा हूं। मेरा कहना है कि ठीक है, जन भावनाएं उफान पर हैं, लेकिन जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट तो इसलिए कहते हैं कि आम भाषा में कहा जाता है गवर्नमेंट जो वो है जो मिनट मिनट पर गौर करे। मतलब गवर्नमेंट को अगर हिंदीकरण किया जाए तो उसका यही है, गवर्नमेंट वो है जो मिनट मिनट पर गौर करे। सरकार तो युद्ध जैसा कोई कदम उठाने से पहले बहुत तरह तरह के आकलन करेगी। उसमें व्यवहारिक रूप से राजनीतिक नफे नुकसान के आकलन भी होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान फायदा होगा उसके भी आकलन होंगे। ये भी आकलन होगा कि भाई चीन खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ये भी आकलन होगा कि अमेरिका ने केवल आत्मरक्षा की बात कही है, अमेरिका ने कोई पाकिस्तान पे हमला करने की इन्हें हरी झंडी नहीं दी है। बहुत सारी बातें होंगी उसमें। ये भी आकलन होगा कि तुर्की के विमान जो है वो कराची के हवाई अड्डे पर उतरने लगे हैं, हरकुलिस विमान जो कि युद्ध सामग्री लाए हैं वहां से, पाकिस्तान युद्ध सामग्री भी जमा करने लगा है। इन सब बातों का आकलन होगा। इन सब बातों का आकलन करने के बाद में भाई एक तरफ तो मैं मानता हूं कि रक्षा सेनाएं वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध सूचनाओं, उपलब्ध इंटेलिजेंस के आधार पर इन तमाम चीजों का आकलन कर रही होंगी। और मैं मेरे सामने एक परिदृश्य की कल्पना कर रहा हूं, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को पल पल की रिपोर्ट दी जा रही होगी, और दूसरी तरफ यहाँ पे सार्वजनिक जीवन में मीडिया के जरिए घमासान मचा हुआ है और सरकार इस घमासान के अंदर मॉक ड्रिल करा के और योगदान कर रही है। इस बीच में विनय नरवार, जो जिनकी पत्नी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, जो मारे गए थे पहलगांव में, उनकी पत्नी, उन्होंने कहा था कि वो फसाद नहीं चाहती, कश्मीरियों ने मदद करी, हिंदू मुसलमान नहीं चाहती। उसके बाद बेहद अशोभनीय तरीके से, बेहद निर्लज तरीके से, बेशर्मी से लोगों ने उनकी पत्नी को ट्रोल करना शुरू किया, हिमांशी को। बताइए, कुछ दिन पहले शादी हुई, अपने पति को खोया, और एक अच्छी बात कह रही है कि हिंदू मुसलमान फसाद नहीं होना चाहिए। इस समय तो जब युद्ध का माहौल है पूरे देश में, तो इस तरह के फसाद तो देश को और परेशान करते हैं, आंतरिक स्थिति गड़बड़ाते हैं। उसको ट्रोल किया गया बुरी तरह से। और राहुल गांधी पहुंचे उसके पास में, हिमांशी के पास में। अखिलेश यादव ने भी बहुत बुरी तरह से फटकारा है जो लोग हिमांशी को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे माहौल में बताइए, एक विधवा जो कुछ ही दिन हुए शादी को, उसने इतने कह दिया कि कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं, जो वास्तव में है। हर कोई कश्मीरी कोई आतंकवादी तो है नहीं, कश्मीर दिल हिस्सा है, हमारे आत्मा है हमारे देश की। तो उसने कहा कश्मीरी अच्छे हैं और ये हिंदू मुसलमान वाले फसाद नहीं करने चाहिए। किस हद तक बेशर्मी भरा ट्रोल मानते हैं आपको जो ये कहा जा रहा है? किस हद तक वो लोग देश को पसंद करते होंगे जो हिमांशी को ट्रोल कर रहे हैं? देखिए, मुसलमानों के प्रति घृणा पर आधारित एक ट्रोल आर्मी बनाई गई है। इस ट्रोल आर्मी को बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और उससे भी ज्यादा मोदी भक्तों की है। ये एक खास तरह की ट्रोल आर्मी है। इससे पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, उससे पहले ये ट्रोल आर्मी नहीं हुआ करती थी इस तरह की। ये वो है, आप कुछ भी कीजिए, अगर आप मुसलमान हैं और आप कोई भी चीज, कोई भी बात मुसलमानों के पक्ष में कहते हैं, तो तुरंत आपकी माँ का आपको तुरंत बताया जाता है कि आपकी माँ जो है वो मुसलमान के साथ सोई होगी। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि अब चूंकि सोशल मीडिया है, इसलिए ट्रोल आर्मी बनी हुई है। ये प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व की विचारधारा के समर्थक लोगों में लंबे अरसे से पाई जाती है। जब प्रभाष जोशी जनसत्ता के संपादक थे, उन्होंने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका है, कार सेवकों की जो भूमिका है, उसकी जब आलोचना करनी शुरू की, तो उसके बाद इस तरह के वहां पत्र आने लगे संपादक के नाम। और उसमें कहा जाता था कि प्रभाष जोशी की मां जरूर
किसी मुसलमान के साथ सोई होगी, तभी ये पैदा हुआ है संपादक। प्रभाष जी ने इसको खुद लिखा है, प्रभाष जी ने खुद लिखा कि ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं। देखिए, एक बहुत पहले एक तरह की वेबसाइट हुआ करती थी, इसका नाम था सोर्ड ऑफ ट्रुथ। उस वेबसाइट का केवल एक ही काम था कि जो गांधी नेहरू परिवार है उसको मुसलमान साबित करना। साफ कहा जाता था कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये सब दरअसल मुसलमान हैं। आज भी ट्विटर के ऊपर इस तरह की तस्वीरें बनाई जाती हैं, मीम्स बनाए जाते हैं, नीचे लिखा जाता है राहुल खान, ये लिखा जाता है उसके ऊपर, इस तरह की बनाई जाती हैं। जब पिछली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, विधानसभा चुनाव चल रहा था, तब ममता बनर्जी को खाला ममता और बेगम ममता लिखा जाता था। जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की दुंदुभी बजती है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ कहने लगते हैं अखिलेश के अब्बा, मुलायम सिंह को कहने लगते हैं अखिलेश के अब्बा। यानी फौरन ही इस प्रकार की बातें की जाने लगती हैं। ये पूरा एक कॉम्पैक्ट है। हिमांशी को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उसके साथ आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का नाम भी जोड़ लीजिए, इसके साथ आप भाजपा के उन मझोले दर्जे के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ लीजिए जो कि बेगम ममता और खाला ममता बोलते थे, उनको भी आप जोड़ लीजिए। इनके साथ आप उन लोगों को भी जोड़ लीजिए। जब बाबरी मस्जिद 1992 में टूटी थी, तो प्रभाष जोशी की माँ के बारे में कहा करते थे कि जरूर ये माँ किसी मुसलमान के साथ सोई होगी, तब प्रभाष जोशी की पैदाइश हुई। आप इससे अंदाज लगाइए, ये पूरी एक प्रवृत्ति है, ये पूरा एक कॉम्पैक्ट है। और ये कॉम्पैक्ट वो बाकायदा इसी तरीके से काम करता, दिन रात वो लोग यही काम करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। मैं तो कभी ये देखता नहीं हूं एक्स वगैरह, कभी निगाह पड़ जाती है उसके ऊपर, तो मुझे हैरत होती है देख के कि इसमें बाकायदा गुप्तांगों का नाम लेकर जो गाली गलौज की जाती है, इस प्रकार के शब्दों का इसमें इस्तेमाल होता है। और ये सारे इस्तेमाल हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा के पैरोकारों द्वारा किए जाते हैं। कभी भी हिंदुत्व की विचारधारा के जो विरोधी हैं वो कभी भी इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करते। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय गृह मंत्रालय ने ये कहा कि 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्स पर गृह मंत्रालय का पत्र साझा किया और लिखा यह है कि सभी नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता, नेताओं, छात्रों से अपील की जाती है आगे आए, स्वयं सेवा करें, आपकी भागीदारी से फर्क पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि ये मॉक ड्रिल जो हो रही है, ड्रिल के मुख्य घटकों में हवाई हमले की चेतावनी वाले दायरों को सक्रिय करना और सारी चीजें ये करना, इसका पूर्वाभ्यास है। ये स्वयं सेवक आए और इसमें भागीदारी करें। अखिलेश यादव ने कही काम सेना का है, ये भाजपा को कैसे पता जो कि युद्ध होगा या नहीं होगा? ये स्वयं सेवकों को भर्ती करने का इन्होंने अभियान शुरू कर दिया। मतलब कि युद्ध के समय भी इस तरह की बातें, इस तरह की राजनीति की जा रही है। खड़गे जी ने भी कहा कि जब इनपुट पता था कि प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला है पहलगांव में, तो फिर उस पर सुरक्षा बढ़ाई क्यों नहीं गई? तो ये क्या माना जाए कि विपक्ष गलती पे है, सत्ता पक्ष गलती पे है, कौन गलती पे है सब? देखिए, अभी इस वक्त ऐसा समय है जिसमें हमें कौन गलती पे है कौन नहीं है ये ढूंढना बंद कर देना चाहिए। विपक्ष खुल के सरकार के साथ में है, हम लोग भी सरकार के साथ में, हम और आप भी सरकार के साथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुंह में दही जमा लें और हम चुपचाप बैठ जाएं। सवाल ये है कि ये जो नागरिक सुरक्षा के लिए, हवाई हमले के अंदेशे के खिलाफ जो नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, इस मॉक ड्रिल के अंदर ये मॉक ड्रिल दरअसल जो अधिकारी तंत्र है, यानी नौकरशाही है, यानी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके नेतृत्व में ये मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल होनी है 7 तारीख को, मतलब मॉक ड्रिल आज होनी है। अच्छा, इतने कम समय में आप पब्लिक के बीच में से, जनता के बीच में से अगर आप स्वयंसेवकों को लेंगे तो आप उनको ट्रेन कैसे करेंगे? अगर आपको जनता के बीच के स्वयंसेवकों पर ही भरोसा करना था तो आप कम से कम 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले उनको आपको भर्ती करना चाहिए था, ऐसे स्वयंसेवकों के दल बनाने चाहिए थे। आप कैसे अचानक आप 5 मिनट में उन्हें कैसे ट्रेन कर देंगे? तो ये क्या है? ये सिर्फ इस जो माहौल बना है उस माहौल के राजनीतिकरण का तरीका है। इसी जरिए कुछ राजनीतिक समर्थक मिल जाए हमें, जो हमारे साथ जुड़ जाए। ये उस प्रकार का हथकंडा है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन, हर चीज का राजनीतिकरण करने के हथकंडे उसको आते हैं, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा एक और कोई हथकंडा नहीं है।
तो इस दौर में क्या ये करना ठीक है? इस दौर में ये अपील करना कि स्वयंसेवक आएं और संभालें, ये अपील करना क्या ठीक है? मैं तो कह रहा हूं ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये अव्यावहारिक भी है साथ में। भाई, इस नाम पे जो लोगों को स्वयंसेवक बनाया जाएगा, वो दरअसल एक तरह से उनको हिंदुत्ववादी विचारधारा में दीक्षित करने का एक जरिया बन के रह जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब इस मान लो इस अपील के जवाब में अगर कुछ लोग अपनी मर्जी से सामने आते हैं या कुछ लोगों को अपनी मर्जी सामने लाया जाएगा, तो ये इसके अलावा इसका और कोई फलितार्थ नहीं होगा, कोई परिणाम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इससे कुछ राजनीतिक लाभ उठाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि दरअसल तो उनको जिस प्रकार का प्रशिक्षण मिलना चाहिए तभी तो वो स्वयंसेवक बन पाएंगे इस तरह के। उसका उसका समय तो है ही नहीं आपके पास। ये बात तो ठीक है। बीच में राजनीति की खबर ये भी हुई कि मायावती सतीश मिश्रा के साथ चुनाव आयोग गई। चुनाव आयोग से मेरी ईमानदारी से चुनाव, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, तमाम बातें उन्होंने कही। और चुनाव आयोग ने बाद में ट्वीट भी किया, एक्स पे लिखा कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के नेता से मुलाकात का ब्यौरा दिया। ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है कि मायावती खुद गई वहां पे, सतीश मिश्रा से गई, और ऐसे दौर में गई जब पूरे देश में सिर्फ युद्ध की बातें हो रही है, मायावती चुनाव आयोग पहुंच गई। इसका क्या राजनीति है इस दौर में, इस समय में? इसका क्या मतलब है? ये तो खुद भी ताज्जुब में होने वाली बात है। सवाल इस बात का है कि इस वक्त जो देश में राजनीति हो रही है, जिस प्रकार का माहौल है, लोगों के दिमाग में तो इस प्रकार की बात है ही नहीं। मैं ये मानता हूं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, ये इस देश की एक समस्या है, और उसके लिए चुनाव आयोग पर विपक्ष को दबाव डालना चाहिए। मायावती को उस दबाव डालने की प्रक्रिया है, मैं उसका अंग बनना चाहिए, वो तो बात समझ में आती है बात। लेकिन अभी तो कोई इसकी तुक नहीं दिखाई पड़ रही दूर दूर तक, और मायावती इस प्रकार का काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बहन जी की जो राजनीति है वो विचित्र किंतु सत्य है। विचित्र है लेकिन सत्य भी है। समझ में नहीं आ रही है लेकिन वो कर भी नहीं है, और वो हमें दिखाई भी पड़ रहा है। और इस विचित्र किंतु सत्य की राजनीति से खुद उनके समर्थक ही भ्रमित हैं। उनके जो पारंपरिक समर्थक हैं वो इस बात में भ्रमित हैं कि बहन जी दरअसल कर क्या रही हैं, और बहन जी क्यों ऐसा कर रही हैं, और बहन जी को ऐसा करने के क्या फायदे हैं। ये सब सवालों से उनका दिमाग घूमा हुआ है। इसी भ्रम की स्थिति के कारण जो मायावती का समर्थक वोट है वो फ्लोटिंग हो गया है। मतलब वो अस्थिर हो गया है। वो उस निष्ठा के साथ अब मायावती के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। वो दोनों सिरों पर खुल गया है। सब पार्टियां उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, भाजपा अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। तो मेरा मानना यह है कि मायावती की राजनीतिक ग्राफ लंबे अरसे से गिर रहा है, और इस बार अपने पतन के बिल्कुल बिल्कुल निचले सिरे पर है। बिल्कुल उसने तल छू लिया है, पतन का गर्त में पहुंच गया है। और मायावती अपने इस ग्राफ को कैसे उठाएंगी, अपनी राजनीति में कैसे सुधार करेंगी, इसकी कोई भी संभावना, तरीका कम से कम मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। आप देश के इस माहौल में लोग डरे हुए भी हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर युद्ध हो गया तो उनका क्या होगा। उनके शहर पे तो हमला नहीं हो जाएगा, वो सुरक्षित कहाँ रहेंगे। सरकार की तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ा बयान कब आएगा कि अगर युद्ध होता है तो कौन कौन से शहरों में ज्यादा खतरा बढ़ेगा? ये मॉक ड्रिल को मान लिया जाए पर्याप्त बात है, या सरकार को और विस्तार से ये बताना चाहिए? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं अंदर तीनों सेना के प्रमुखों के संग, तो उसके बारे में तो कह दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने छूट दे दी है, जहां चाहो जब चाहो, जगह तुम्हारी, समय तुम्हारा। लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक एक डर तो बना हुआ ही है ना कि अगर ये हमला बड़ा, लड़ाई होगी, बार बार दोनों देश न्यूक्लियर ताकत वाले देश हैं, क्या इसका क्या इलाज है? डर कैसे खत्म हो लोगों का? देखिए, अगर न्यूक्लियर ऑप्शन, अगर एटमी विकल्प का इस्तेमाल किया गया तो इसे कहते हैं कि म्यूचुअली एग्रीड डिस्ट्रक्शन, इसको एमएडी बोलते हैं, कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे को बर्बाद कर दें। क्योंकि न्यूक्लियर ऑप्शन की तो ये स्थिति है। मुझे याद पड़ता है जिस वक्त भारत को एटम बम बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, इस प्रकार की जब बहसें और चर्चाएं हो रही थी, उन दिनों में दिनमान के लिए काफी लिखा करता था।
तो एक विद्वान थे गिरी देशंकर, जो कि इन बातों में काफी पारंगत थे, इस प्रकार के विमर्श में काफी पारंगत थे। तो मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मान लीजिए पाकिस्तान अमृतसर के ऊपर बम डालता है, एटॉमिक बम डालता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि फिर साथ में लाहौर भी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अमृतसर में बम डालेगा तो केवल अमृतसर ही खत्म होगा, उसके साथ लाहौर भी खत्म हो जाएगा। तो ये म्यूचुअली एग्रीड डिस्ट्रक्शन वाली स्थिति है अगर एटमी विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उससे क्या लगता है मुझे कि इसके पीछे बहुत कोई सुचिंतित और सोची समझी हुई, नाप तौल कर कर बनाई हुई योजना इसके पीछे नहीं है। और ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो टीवी पे आते हैं, टीवी पे नहीं भी आते हैं, तो अगर आपकी उनसे मित्रता है तो आप उनसे फोन पे बात कीजिए, तो वो काफी अपनी आपको राय अपनी देते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के पास भी ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो सब फौज में बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, उनके संपर्क होते हैं। ऐसी कोई खबर नहीं है इसके आधार पर ये वो बता पाए कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसके अल्पकालीन और दूरगामी कुछ पहलू हैं, और सरकार उस अल्पकालीन और दूरगामी पहलुओं को लागू करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता यह है कि इसके विभिन्न पहलू धीरे धीरे करके हम लोगों के सामने अभी आएंगे, और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। तब हमारी भी समझ में आएगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, और निगाह बनी रहेगी, हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मेरे तक समय दिया, धन्यवाद। ये थे अभय दुबे जी, और आपने सुना पूरी बातचीत। मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। आपका विचार मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बताइएगा जरूर कैसी लगी बातचीत। थैंक यू।